तोड़ जवाब दिया गलवान में। हमारे 20 सैनिक मरने के बाद उनको जो है घर घर तक ऐसा घुसेड़ करके मारा है। ये हिंदुस्तान की मोदी जी की सोच का नतीजा है जो उनको आर्म्स और एमुनेशन प्रोवाइड किए गए हैं। ये तो मोदी जी को हटाने का एक फंडा सा लगा है। सारे चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए। भारत माता की। विपक्ष का गठबंधन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ना एक बिल्ली से लड़ने के लिए 100 चूहे एक साथ इकट्ठे हो जाएं। 24 का चुनाव 8 महीने लगभग शेष है। इसमें राहुल गांधी लद्दाख की यात्रा को कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है और बीजेपी घबरा गई है। 24 में साफ होने वाली है, क्या कहना? अरे सर, वो फ्रीका प्रस्त पार्टियां हैं। वो अपने आप को बचाने, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद वो अपने आप को बचाने के लिए इंडिया का टाइटल लिया है, जबकि इंडिया में उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग जो चांदी की थाली में रोटी खाते हैं वो गरीबी और नीचे गरीबी भ्रष्टाचार से उत्पीड़ित होकर करके जो है वैसे वो क्या काम करेंगे। ये तो मोदी जी को हटाने का एक फंडा सा लगा है। सारे चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए। भारत माता की। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में मुस्लिम अंडर अटैक है, हमला किया जा रहा है उन पे। अरे सर, वो क्या जानते हैं बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई। वो वहां से नीचे आ गए। उन्होंने देखा क्या है, वो फ्रीका प्रस्त तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग जो मोदी जी को जानते, उनके काम को जानते, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जो गरीबी से उठा हुआ नेता, उसको पता है कि कैसे गरीबी और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये लोग जो सोने की थाली में खाना खाने वाले, वो आज जो है भ्रष्टाचार में लिप्त एक चोर चोर मुसेरे भाई, जो मैंने पहले भी कहा, वो सब एक जो है इकट्ठे होकर के वो किसी। लेकिन जो इकट्ठे हुए हैं उनका एक बड़ा और संगीन आरोप है। आरोप ये है कि ईडी सीबीआई कब्जे में करके पहले भी चुनाव जीत गए थे, इस भी उसी के बलबूते पे ये कूद रहे हैं, इसी के बलबूते पे कह रहे हैं कि चुनाव ईडी और जो आपकी सीबीआई, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन पार्टीज हैं, जितने भी ब्यूरोज हैं, वो उससे पहले भी थे। ये तो एक बहाना है उनका। बहाना को लेकर के चल रहे कि हमको जो है कैसे हमको फंसाया जा रहा है। ये तो मोदी जी नीचे से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ ऊपर उठाना चाहते हैं। एक एक पल उनका जो है बड़ा देश को संभाल और राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके। तो 56 इंच का सीना है मोदी का, ये कह रहे हैं आप? 56 से भी 112 इंच। और इसी बात पे मेरा एक सवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाला चाइना जब हमारी जमीन हड़प के बैठ गया लद्दाख में, वहां के लोग जहां भेड़ बकरी चलाते हैं, चाइना को हमारी आर्मी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गलवान में। हमारे 20 सैनिक मरने के बाद उनको जो है घर घर तक ऐसा घुसेड़ करके मारा है। ये हिंदुस्तान की मोदी जी की सोच का नतीजा है जो उनको आर्म्स और एमुनेशन प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? चाइना के मुद्दे पे कह रहे हैं कि मोदी जी चुप हो जाते हैं। आप पहले ये आप कोई भी चीज होती है उसकी समस्या पे जाते हैं, ठीक है, रूट कॉज पे, ठीक है। बिना रूट कॉज के कुछ नहीं होता। आपको याद है ना नेहरू जी ने क्या कहा था जब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चली गई थी चाइना को? क्या कहा था कि भाई ये जमीन तो बंजर थी। तो इस प्रकार का कौन बयान देता है, ठीक है। इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। मोदी जी आए, उन्होंने सड़क बनवाई। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जितने भी हैं वो तैनात हैं। अभी गलवान में जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, इस पर भी ये लोग क्या कह रहे थे कि चाइना वालों ने मार दिया। कोई ऐसा कहता अपनी सेना के खिलाफ, ठीक है। आपको राजनीति करनी है। कारगिल युद्ध इन लोगों ने 9 साल ऑफिशियली नहीं मनाया था, पता होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमने कभी 71 के युद्ध, 65 के युद्ध या 62 का युद्ध या उससे पहले कबायली हमले कश्मीर में हुए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसकी राजनीति नहीं करी, ठीक है। चाहे वो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा लेके चले, लेकिन कबायलियों के हमले पे कभी भी सरकार को नीचे नहीं दिखाया। 1964 में बाकायदा नेहरू ने आरएसएस, जिसको ये गालियां देते हैं वो करते हैं, 64 में बाकायदा सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैनिकों को पूरा सहयोग किया था। और ये जो वामपंथी हैं, जो लिबरल गैंग वाले, ये लोग क्या करते थे, 62 में इन्होंने ऑफिशियली एक लेटर निकाला, सीपीआई वालों ने, अब हो सकता है सीपीआई हो या कोई भी हो, कम्युनिस्ट वालों ने लेटर निकाला था कि कोई भी भारतीय सैनिकों को अपना खून नहीं देगा। तो मुझे आप ये बताइए, राजनीति कौन कर रहा है? आपने उनसे सवाल पूछा ईडी सीबीआई, तो आप ईडी सीबीआई कहकर क्या अपनी चोरियों को ढक लेंगे? भाई, अब जब आपने चोरी की नहीं तो आपको डर किस बात का, ठीक है। ईडी सीबीआई क्या कर सकती है? क्या आपको डरा सकती है? बिल्कुल नहीं। ईडी सीबीआई ने अपनी जांच करनी है। सजा किसने देनी है? मोदी ने देनी है? नहीं, सजा देने के लिए कोर्ट है। अब सिसोदिया अंदर बंद है, उसको जमानत क्यों नहीं मिल रही? सत्येंद्र जैन को भी मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मिली थी, वापस चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप ईडी सीबीआई को ना ये लोग इसीलिए आगे करते हैं ताकि ना वो झूठ और भ्रष्टाचार फैला सके। अभी रवीश कुमार है, यूट्यूब वालों को क्या कहते हैं, 2 कौड़ी का पत्रकार, 2 कौड़ी का यूट्यूबर, यही कहते थे। और आज उनकी हालत देखो।
रवीश कुमार ने अपने प्रोपेगेंडा फैला के, आपको पता है ना, भारत का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला वही था। आप उसके एसेट देख लीजिए, आप एसेट देख लीजिए गूगल करके, आपको पता चल जाएगा कि वो जो विश्व का सबसे बड़ा पत्रकार है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उस समय रिसर्च किया जब इन्होंने छोड़ा। रवीश कुमार को तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। रेमन मैग्सेसे कोई सरकार नहीं देती है, फिलीपींस देती है, वो एक संस्था है वो देती है। अब किसी को पुरस्कार मिला है, अब उनको नोबेल भी मिल जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं। देखो आप रेमन मैग्सेसे जिस कैटेगरीज में अवार्ड देता है ना भाई, उसमें पत्रकारों को रवीश अच्छा लगा, उन्होंने दे दिया। लेकिन ये बात छुपी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, रवीश कुमार को मैं देखा करता था, लेकिन जब पुलवामा हमला हुआ था, ठीक है, पूरा देश शोक मनाता, रवीश कुमार ने क्या करा, लगातार 4 बार प्राइम टाइम किया राफेल के मुद्दे पर, हमारे सैनिकों पर एक बार भी नहीं किया। बेशक मोदी सरकार से सवाल पूछता पुलवामा पे, लेकिन उसने राफेल, यानी कि उसको एक प्रोपोगंडा करना था, उसको एक राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का कोई भी हो, अब मैं आरोप ऐसे लगा नहीं सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये प्रोपोगंडा फैलाया। देखिए आपने अभी देखा, भारत के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, वो भी साउथ पोल पर, जहां भारत इकलौता देश बन गया है ये लैंडिंग करने वाला। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है, लेकिन इस पर भी सियासी माहौल हो गया है। एक और कांग्रेस से कहते हैं कि 23 फरवरी 1962 को ये नेहरू की देन थी, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी राज में इतना डेवलपमेंट हुआ, इसलिए ये हुआ। आप क्या मानते हैं? देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता की सफल लैंडिंग के बाद आज मोदी जी ने विश्व स्तर पर हमारा मान इतना बढ़ा दिया है कि इस देश के लोगों को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही विरला ऐसा प्रधानमंत्री कोई आता है जो कि देश के सभी कार्यकर्ताओं, युवा पीढ़ी और सभी महिलाओं को, सबको बहुत प्रेरित करता है। आज महिलाओं का देश में इतना नाम बढ़ा है। आज विश्व, पूरा विश्व आज हमारे भारत की तरफ देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करी है। तो मैं केजरीवाल जी और अन्य नेता जो दिल्ली के नेता हैं, वो जो अपनी भ्रष्ट राजनीति कर रहे हैं, टुच्ची राजनीति कर रहे हैं, साथ में महिलाओं का उत्पीड़न रोज उनके नेता और रंगधारी जो उनके नेता रोज कर रहे हैं। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी को, जो वो हमेशा कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया और क्या करेंगे मेरे मोदी, तो मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए विपक्ष का गठबंधन इस बार कई उसमें ऐसे चेहरे भी हैं इंडिया गठबंधन में जो कई सूबों के मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं दावेदारी और मजबूत होती है क्योंकि 26 दलों में बड़े बड़े चेहरे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री का एक बड़ा चेहरा है। बाकी चेहरों की बात करें तो ऐसे भी कई पार्टियां जुड़ी हुई है जिनके अपने सांसद भी नहीं है। क्या लग रहा है आपको, विपक्ष का गठबंधन इंडिया भारी पड़ेगा? विपक्ष का गठबंधन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ना एक बिल्ली से लड़ने के लिए 100 चूहे एक साथ इकट्ठे हो जाएं। देखिए विपक्ष का गठबंधन एक हारा हुआ गठबंधन है और कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जो चीफ मिनिस्टर है क्या वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे? चीफ मिनिस्टर एक अपने स्टेट की राजनीति में पारंगत होता है, अपनी स्टेट की राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। जो मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो पूरे बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करने वाले और देश की नीतियां बनाने वाले लोग होते हैं। तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है। किसी राज्य में, आपको बताता हूँ, मैं जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो बीजेपी की गवर्नमेंट सिर्फ 6-7 राज्यों में थी, सब जगह कांग्रेस की राज्य थी। उसके बावजूद भी वाजपेयी गवर्नमेंट जीती थी। ठीक है, 13 महीने की गवर्नमेंट और 5 साल, टोटल 6.25 साल के करीब बीजेपी की गवर्नमेंट रही थी। सिर्फ एक वोट से बीजेपी की गवर्नमेंट गिरी थी। तो ये कोई इसके पीछे तर्क नहीं है कि अगर उनकी कुछ राज्यों में सरकार है तो वो जीतेंगे। सारे इकट्ठे हो जाने का मतलब भी जीत नहीं है, क्योंकि जितने भी नेता खड़े हैं आप देखें उनका रिकॉर्ड क्या इस समय, समाजवादी पार्टी का क्या रिकॉर्ड है इस समय, उसकी क्या हालत है, उसकी छवि खराब है, उसकी छवि किस तरह की है इस समय यूपी में। आप आरजेडी देख लीजिए, जेडीयू देख लीजिए, ये अपने अंतरकलह से बुरी तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं भारी समर्थक है तो इतनी पार्टी एकजुट होना, कहीं ना कहीं अगर देखें तो वोट परसेंटेज का तो फर्क पड़ जाएगा। सर 2 बार बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, 2019 और 2024, जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। अभी भी जो प्रोजेक्शंस आ रही है, जो इस समय सर्वे आ रहे हैं, आप उनको उठा के देखिए, बीजेपी को 300+ सीटें दी जा रही हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, सर्वे भी आप देख लीजिए और उसका एक पॉपुलर माहौल है। अभी आप अंदर जाके देखो, आपको कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ है, इतने स्वागत के लिए लोग आए हुए हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जो साउथ पोल पे हुई है, ये विश्व में पहली बार हुई है। अकेली भारत एक ऐसा अकेला देश है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है साउथ पोल पे। ठीक है, तो ये कुछ अचीवमेंट है। राम मंदिर 500 साल से लटका हुआ मुद्दा जो खत्म हुआ है, राम मंदिर आज बनने वाला है। 370 जिसको कोई पार्टी हाथ नहीं लगा सकती थी, इतने बड़े बड़े मुद्दे, क्या लोग, जनता अंधी नहीं है?
कोई जानबूझकर आंख बंद करके बैठा तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी में जो जनता है, जो देश की जनता आज जान चुकी है देश का विकास किसके नेतृत्व में ही संभव है। मोदी जी आज विश्व के नेता बन चुके हैं और जो मोदी जी का जलवा है पूरा विश्व देख रहा है। जो आज भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी है, जो आज भारतीयों को सम्मान पूरे विश्व में मिल रहा है, वो आज से पहले सैकड़ों सालों में नहीं मिला।